हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में एक लाइन बचपन से हमारे कानों में घोली जाती है, बेटा लाइफ में कुछ भी करो पर अपना एक घर जरूर होना चाहिए। घर सिर्फ चार दीवारी नहीं होती, हमारी सोसाइटी में घर एक निशानी होती है कि आप अपनी लाइफ में सेटल हो चुके हो। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जिस घर को आप अपनी सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ा एसेट समझते हो, वही शायद आपकी लाइफ की सबसे महंगी गलती साबित हो रही हो। मैं जानता हूँ ये सुनते ही शायद आपको थोड़ा गुस्सा है या शायद आपको थोड़ा अच्छा ना लगे, पर आज हम जज्बात को थोड़ा साइड रखकर उस सच की बात करेंगे जो आपका बैंक मैनेजर या आपका रियल एस्टेट एजेंट आपको कभी नहीं बताएगा। हम बात करेंगे उस 20 साल की बेड़ी की जो आप अपने पैरों में हंसकर बांध लेते हो, सिर्फ इस डर से कि कहीं रेंट देना पैसे की बर्बादी ना हो जाए। सोचिए, आपने अपनी जवानी के सबसे बेहतरीन साल, वो साल जब आप रिस्क ले सकते थे, जब आप बिजनेस शुरू कर सकते थे या जब आप दुनिया घूम सकते थे, तो वो साल आपने सिर्फ एक ईएमआई के चक्कर में निकाल दिए। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत अमीर हैं और जिनके पास फालतू पैसा पड़ा है। ये वीडियो उन सैलरीड लोगों के लिए है जो अपनी पूरी लाइफ की सेविंग और अपनी आगे की 20 साल की इनकम एक घर के नाम कर देते हैं, ये सोचकर कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आज हम मैथ से ज्यादा साइकोलॉजी की बात करेंगे। हम बात करेंगे उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो आप उस दिन खो देते हैं जिस दिन आप 50-60 पन्ने का लोन एग्रीमेंट पर साइन करते हैं। क्या घर सच में एक इन्वेस्टमेंट है या ये सिर्फ एक बहुत महंगा कंजप्शन है जिसे हमने इन्वेस्टमेंट का मुखौटा पहना दिया है। आज का सफर थोड़ा कड़वा हो सकता है, पर ये आने वाले 20 सालों को बचाने के लिए जरूरी है। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड तक आते आते शायद आपके घर देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब घर खरीदना एक सपना है या फिर एक स्ट्रेटेजी? हमारी जनरेशन को एक बहुत बड़ा झूठ बेचा गया है और वो झूठ ये है कि रेंट देना पैसे को आग लगाना है। जब भी कोई लड़का या लड़की 30 साल की उम्र क्रॉस करता है, रिश्तेदारों से लेकर पड़ोसियों तक सब एक ही सवाल पूछते हैं, अब सेटल कब हो रहे हो, घर कब ले रहे हो? यहाँ सेटल होने का मतलब शादी से भी ज्यादा एक होम लोन लेने से जोड़ दिया गया है। मिडिल क्लास मेंटेलिटी में घर को एक होली ग्रेल माना जाता है। हमें लगता है कि अगर घर ले लिया तो लाइफ सेट है, पर हम ये भूल जाते हैं कि घर लेना अक्सर एक स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि एक इमोशनल प्रेशर होता है। जब आप 25 या 30 साल की उम्र में होते हैं तो आपका करियर पीक पर होना चाहिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है, लेकिन जैसे ही आप एक सिटी में घर खरीदते हो, आपके करियर की फ्लेक्सिबिलिटी उस घर में लॉक हो जाती है। घर को इन्वेस्टमेंट कहना एक बहुत बड़ा मार्केटिंग ट्रैप है। इन्वेस्टमेंट का असली मतलब होता है वो चीज जो आपके जेब में पैसा डाले, ना कि वो जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकाले। अगर आप उस घर में रह रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक लाइफस्टाइल एसेट है। फर्क समझिए, एक कार की तरह, एक कपड़े की तरह घर भी आपकी जरूरत है, पर यह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ नहीं ले जाता बल्कि अक्सर उससे दूर ले जाता है। हम स्ट्रेटेजी नहीं बनाते, हम बस भीड़ को फॉलो करते हैं। हम देखते हैं कि शर्मा जी के बेटे ने घर लिया तो हमें भी ले लेना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि शर्मा जी के बेटे की प्रायोरिटीज क्या है या उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। हम बस उस सपने के पीछे भागते हैं जो एक्चुअली में हमारा सपना है ही नहीं। और रियलिटी में देखें तो वो सपना तो बिल्कुल नहीं है, वो सोसाइटी का बनाया हुआ एक चेकलिस्ट है। जब आप बिना सोचे समझे इतना बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो तो आप स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे, आप सिर्फ एक इमोशनल सेफ्टी नेट ढूंढ रहे हो जो आगे चलकर एक बोझ बन सके। चलिए थोड़ा रियलिटी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आप 1 करोड़ का घर खरीदने की सोचते हैं। आजकल के शहरों में 1 करोड़ में बहुत बेसिक सा 2 BHK आता है। आपने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर 20 लाख डाउन पेमेंट कर दी, अब बचा 80 लाख का लोन। अगर आप 8.5% या 9% के इंटरेस्ट रेट पर 20 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपकी हर महीने की ईएमआई लगभग 70,000 से 75,000 रुपए होगी। पहली नजर में लगता है कि ठीक है, इतना तो मैनेज हो जाएगा, पर यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन छुपा है। 20 साल के खत्म होने तक आप उस 80 लाख के लोन के बदले बैंक को लगभग 1 करोड़ 70 लाख से भी ज्यादा वापस कर चुके होंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? आपने 1 करोड़ का घर खरीदा, 20 लाख पहले दिए और 1 करोड़ 70 लाख बाद में, टोटल खर्चा हुआ लगभग 2 करोड़ से ऊपर। और इसमें हमने अभी तक रजिस्ट्री, मेंटेनेंस और इंटीरियर का खर्चा तो जोड़ा ही नहीं। अब 20 साल बाद अगर उस घर की कीमत 3 करोड़ भी हो गई तो क्या आपने सच में पैसा कमाया? लोग सिर्फ परचेज प्राइस और सेलिंग प्राइस देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि उस बीच में उन्होंने बैंक को कितना बड़ा अमाउंट इंटरेस्ट के रूप में दे दिया। आप बैंक के लिए 20 साल तक नौकरी करते हैं। शुरुआत के 10-12 साल में तो आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट चुकाने में चला जाता है, प्रिंसिपल तो बहुत धीरे धीरे कम होता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें मिडिल क्लास इंसान गर्व के साथ घुसता है। वो ईएमआई को सेविंग समझता है जबकि वो एक्चुअली में बैंक की प्रॉफिट का जरिया है। जब आप महीने के एंड में वो 75,000 रुपए बैंक को देते हो तो आप सिर्फ अपने सर पर एक छत इंश्योर नहीं कर रहे, बल्कि आप अपनी फ्यूचर वेल्थ को बैंक को ट्रांसफर कर रहे हो। अब लोग कहते हैं कि भाई प्रॉपर्टी के दाम तो बढ़ते हैं, मेरे दादा ने 50,000 में जमीन ली थी और आज वो 5 करोड़ की है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या आपने कभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी CAGR के बारे में सुना है? रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन उतना बड़ा नहीं होता जितना ये दिखाई देता है, क्योंकि इस एप्रिसिएशन के पीछे बहुत सारे साल होते हैं। पिछले 10-15 सालों का डाटा उठाकर देख लीजिए, बड़े शहरों में रियल एस्टेट ने मुश्किल से 5 से 7% का रिटर्न दिया है, जबकि इन्फ्लेशन यानी महंगाई ही 6% के आसपास रहती है। इसका मतलब रियल टर्म में आपका घर शायद ही कोई वेल्थ जनरेट कर रहा होगा। हाँ, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ रातों रात दाम बढ़ जाते हैं, पर वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं। एक और बात है, रियल एस्टेट की लिक्विडिटी जीरो होती है। अगर आज आपको इमरजेंसी में 20 लाख रुपए चाहिए तो आप अपने घर का किचन नहीं बेच सकते, आपको पूरा घर बेचना पड़ेगा जिसमें महीने लग सकते हैं और शायद आपको डिस्ट्रेस से सेल करनी पड़े। लोग कहते हैं कि रेंट बेस्ट है, पर अगर वही डिफरेंस जो आप ईएमआई और रेंट के बीच में बचाते हो उसे सही जगह इन्वेस्ट करो तो वो वेल्थ घर से कहीं ज्यादा स्पीड से बढ़ती है। प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन अक्सर पेपर पर होता है, जब तक आप उसे बेचो नहीं वो सिर्फ एक नंबर है।
और मिडिल क्लास आदमी अपने रहने वाले घर को कभी बेचता ही नहीं, तो वो दाम बढ़ने का फायदा आपको कभी नहीं मिलता। आप उस 1 करोड़ के घर में रह तो रहे हो, पर आपकी पॉकेट में लिक्विडिटी वही है जो आपकी सैलरी से आ रही है। तो टेक्निकली आप एक रिच पर्सन तो हो सकते हो ऑन पेपर, पर आपकी लाइफस्टाइल वही हैंड टू माउथ ईएमआई वाली ही रहती है। फाइनेंशियल टर्म्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि एक जगह पैसा लगाने की वजह से आपने दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज खो दी। जब आप 30 साल की उम्र में 80 लाख का लोन लेते हो, तो आप सिर्फ घर नहीं ले रहे, आप अपना फ्रीडम टू चूज बेच रहे हो। मान लीजिए आपको 35 साल की उम्र में एक स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलता है, पर आपका हर महीने 75,000 का ईएमआई फिक्स है। क्या आप वो रिस्क ले पाओगे? बिल्कुल नहीं। आप उस बोरिंग सोल क्रशिंग जॉब में फंसे रहोगे, क्योंकि आपको बैंक की किस्त देनी है। आपका घर ही आपका सबसे बड़ा जेलर बन जाएगा। सोचिए, अगर वही ईएमआई का पैसा आपने अपने ऊपर खर्च किया होता, नई स्किल्स से सीखी होती, या थोड़ा थोड़ा करके इक्विटी में डाला होता, तो शायद 15 साल बाद आपके पास इतना कॉर्पस होता कि आप बिना किसी चिंता के कहीं भी रह सकते थे। मिडिल क्लास लोग स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी अक्सर स्टैग्नेशन बन जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट करियर फ्लेक्सिबिलिटी की भी होती है। अगर आपको बेंगलोर में एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है, पर आपने गुड़गांव में ईएमआई पर घर ले रखा है, तो या तो आप वो जॉब छोड़ेंगे या फिर आप डबल खर्चे में फंस जाओगे। एक तरफ घर की ईएमआई और दूसरी तरफ बेंगलोर में रेंट। रियलिटी में घर आपको एक जगह बांध देता है। आज की गिग इकोनॉमी और डायनेमिक वर्ल्ड में मोबिलिटी आपका सबसे बड़ा एसेट है। घर खरीद कर आप अपनी वो मोबिलिटी सरेंडर कर देते हो। ये वो कीमत है जो बैलेंस शीट पर नहीं दिखती, पर लाइफ के एंड में सबसे ज्यादा चुभती है। जब कोई घर खरीदता है तो वो सिर्फ प्राइस टैग देखता है, पर रियल एस्टेट के साथ आते हैं ढेर सारे हिडन कॉस्ट। सबसे पहला है रजिस्ट्रेशन और स्टैंप ड्यूटी। 1 करोड़ के घर पर आप लगभग 5 से 7 लाख रुपए तो सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स और फीस के रूप में दे देते हो। ये पैसा सीधा गया और इस पर कोई रिटर्न नहीं आएगी। उसके बाद आता है इंटीरियर और रेनोवेशन। एक नया घर लेने के बाद उसमें रहने लायक बनाने तक 10 से 15 लाख रुपए कब खर्च हो जाते हैं आपको पता भी नहीं चलता। फिर आता मेंटेनेंस चार्जेस। बड़े अपार्टमेंट में हर महीने 5 से 10 हजार रुपए मेंटेनेंस का जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स अलग होता है, और हर 5 से 7 साल में घर को पेंट और रिपेयर कराने की जरूरत अलग होती है। इन सब खर्चों को अगर आप 20 साल तक कैलकुलेट करें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। रेंट पर रहते वक्त ये सारी हेडेक ऑनर की होती है, आपके नहीं। मिडिल क्लास लोग इन खर्चों को कभी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में नहीं जोड़ते। वो बस ये सोचते हैं कि मेरा अपना घर है। लेकिन क्या वो सच में आपका है? जब तक लोन चल रहा है वो घर बैंक का है, आप उसमें बस रह रहे हो और बैंक के ब्याह पर उसकी देखभाल कर रहे हो, और बैंक को इंटरेस्ट भी साथ में दे रहे हो। जिस दिन आप ईएमआई मिस करोगे, बैंक को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वहां पे इमोशन जुड़े हुए हैं, वो अपना एक्शन लेगा। हिडन कॉस्ट सिर्फ पैसों में नहीं होती, वो उस मेंटल स्पेस में भी होती है जो ये घर ऑक्यूपाई कर लेता है। घर की प्लम्बिंग ठीक करानी हो या सोसाइटी की मीटिंग अटेंड करनी हो, ये सब आपका वो वक्त लेती है जो आप कहीं और बेहतर जगह लगा सकते थे। अब समझते हैं साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी वर्सेस फाइनेंशियल फ्रीडम। ये पॉइंट सबसे गहरी बात है। मिडिल क्लास घर क्यों खरीदता है? जवाब होता है पीस ऑफ माइंड। हमें लगता है कि अगर सर पर छत नहीं है तो हम सेफ नहीं है। ये सिक्योरिटी की फीलिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि हम लॉजिक को विंडो से बाहर फेंक देते हैं, पर ये सिक्योरिटी अक्सर एक इल्यूजन होती है। एक ऐसी सिक्योरिटी जो आपको रिस्की डिसीजन लेने से रोकती है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम ये नहीं कि आपके पास एक घर है। असली फाइनेंशियल फ्रीडम ये है कि आपके पास इतना कैश फ्लो है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी घर में रह सको। हमारे बड़े बुजुर्गों के जमाने में चीजें अलग थी। तब जॉब्स परमानेंट थी, इन्फ्लेशन कम था, और जमीन का दाम सच में बहुत तेजी से बढ़ता था क्योंकि शहर एक्सपेंड हो रहे थे। आज की इकोनॉमी में स्टेबिलिटी एक खतरा है। अगर आप एक जगह स्टिक हो गए हो तो आप ग्रोथ से पीछे रह जाओगे। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी तब बोझ बन जाती है जब वो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोकने लगे। लोग कहते हैं कि रेंट का घर तो पराया होता है, कब लैंडलॉर्ड निकालते पता नहीं। ये डर दिखाकर ही रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलती है। पर सच तो ये है कि आज के लॉज टेनेंट्स को काफी प्रोटेक्शन देते हैं, और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का बड़ा कॉर्पस है तो आपको निकाले जाने का डर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास दूसरा घर अफोर्ड करने की ताकत होगी। हमें सिक्योरिटी और ओनरशिप के बीच का फर्क समझना होगा। ओनरशिप अक्सर एक ईगो बूस्ट करता है, जबकि सिक्योरिटी बैंक बैलेंस से आती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी घर ना खरीदें। घर लेना एक बहुत अच्छा डिसीजन हो सकता है अगर वो सही वक्त पर सही वजह से लिया जाए। पहली कंडीशन, जब आपके पास डाउन पेमेंट के लिए इतना पैसा हो कि आपको लोन पर बहुत ज्यादा डिपेंड ना करना पड़े। अगर आप 50% डाउन पेमेंट कर सकते हो तो आपका इंटरेस्ट का बोझ बहुत कम हो जाता है। दूसरी कंडीशन, जब आपकी ईएमआई आपकी मंथली इन हैंड इनकम के 25 से 30% से ज्यादा ना हो। अगर आपकी ईएमआई ही आपकी सैलरी का 60% खा रही है तो आप एक फाइनेंशियल डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हो। तीसरी कंडीशन, जब आपका करियर और शहर दोनों फ्रीज हो चुके हैं। अगर आपको पता है कि आप आने वाले 15-20 साल इसी शहर में रहोगे और आपका करियर स्टेबल है, तब घर लेना सेंस बनाता है। चौथी कंडीशन, जब आप इसे इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि कंजप्शन मानकर खरीद रहे हो, यानी आपको पता है कि ये पैसा शायद डबल ट्रिपल ना हो, पर आपको वहां रहने की खुशी है। जब आप इमोशंस की कीमत चुकाने को तैयार होते हो तो वो एक स्मार्ट डिसीजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। बिना सोचे समझे सब कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूंगा। ऐसी सोच से घर लेना हमेशा गलत होता है। घर तब लीजिए जब आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की एजुकेशन और इमरजेंसी फंड ऑलरेडी सिक्योर हो चुके हैं। घर आपकी लाइफ का आखिरी बड़ा खर्चा होना चाहिए, पहला नहीं। घर तब एक सजा बन जाता है जब वो आपकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। घर तब एक सजा बन जाता है जब वो आपकी लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करने लगता है। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो 3 BHK लेते हैं, पर उसके बाद उनके पास एक अच्छी मूवी देखने या बाहर खाने के पैसे भी नहीं होते, क्योंकि ईएमआई का बोझ इतना ज्यादा होता है। ये फाइनेंशियल प्रेशर आपके रिश्तों पर भी असर डालता है। घर में होने वाली अक्सर लड़ाइयाँ पैसों की वजह से होती है।
और जब आपके आने वाली इनकम का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही ईएमआई में लॉक हो चुका हो तो स्ट्रेस लेवल बढ़ना नेचुरल है। अगर आपको एक ऐसी जॉब में रहना पड़ रहा है जो आपको पसंद नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि आप लोन की किस्त नहीं छोड़ सकते, तो वो अगर आपकी कामयाबी नहीं, आपकी मजबूरी है। एक और सिचुएशन है नेगेटिव इक्विटी। कभी कभी रियल एस्टेट मार्केट नीचे चला जाता है। ऐसा कई बार हुआ है कि लोग 1 करोड़ का लोन लेते हैं पर 5 साल बाद उनके घर की मार्केट वैल्यू 80 लाख रह जाती है। इसका मतलब आपने बैंक को इंटरेस्ट भी दिया और आपकी एसेट की वैल्यू कम भी हो गई। ये डबल मार होती है जो मिडिल क्लास को पूरी तरह से तोड़ के रख देती है। प्रेशर तब भी बढ़ता है जब घर की वजह से आपका डाइवर्सिफिकेशन जीरो हो जाता है। आपका 90% नेटवर्थ सिर्फ एक ही एसेट वो 4 दीवारों में बंद है। अगर उस एरिया में कोई भी प्रॉब्लम हो गई या कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हुआ जिसमें दाम गिर गए तो आपकी पूरी लाइफ की मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। एक ही बास्केट में सारे अंडे रखना कभी भी फाइनेंशियल विजडम नहीं होती। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क नहीं समझते। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बहुत साल पहले कहा था, आपका घर आपका एसेट नहीं है। एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में पैसा लाए, लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से पैसा ले जाए। हम घर को एसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे समाज में इसे एक इज्जत का सिंबल माना जाता है। हम लॉजिक के ऊपर सोशल वैलिडेशन को रखते हैं। हम चाहते हैं कि 4 लोग कहें कि फलाने ने अपना घर बना लिया है। इस एक लाइन को सुनने के लिए हम 20 साल की गुलामी कबूल कर लेते हैं। एक और गलत सोच ये है कि रेंट तो बेकार है, ईएमआई में एटलीस्ट अपना घर तो मिल जाता है। पर लोग ये नहीं देखते कि 20 साल तक जो आप इंटरेस्ट भर रहे हो वो भी वेस्ट ही है। वो इंटरेस्ट का पैसा आपको कभी वापस नहीं मिलने वाला। रेंट और ईएमआई के बीच का जो गैप है, अगर उसे स्मार्टली इन्वेस्ट किया जाए तो वो आपको उस घर से कहीं ज्यादा बड़ी सिक्योरिटी दे सकता है। असली काबिलियत घर खरीदने में नहीं बल्कि वेल्थ क्रिएट करने में है। घर तो कोई भी लोन लेकर खरीद सकता है पर वेल्थ बनाना डिसिप्लिन और पेशेंस का काम है। मिडिल क्लास अक्सर पेशेंस को बाईपास करने के लिए लोन लेते हैं और फिर वही लोन उसकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर बन जाता है। हमें यह समझना होगा कि घर एक जरूरत हो सकती है, ख्वाहिश हो सकती है, पर यह वेल्थ बिल्डिंग का डिफॉल्ट रास्ता नहीं है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप कभी घर ना खरीदें? बिल्कुल नहीं। घर लेने का एक अलग सुकून होता है, वो फीलिंग कि ये जमीन मेरी है, ये छत मेरी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। पर मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि उस सुकून को इन्वेस्टमेंट का नाम मत दीजिए। घर खरीदना एक कंजप्शन है, जैसे आप एक महंगी कार खरीदते हैं या कोई लग्जरी वॉच खरीदते हैं। अगर आप इतने कैपेबल हैं कि आप ये कंजप्शन अफोर्ड कर सकते हैं बिना अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खतरे में डाले, तो घर जरूर खरीदिए। पर अगर आप इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये आपको अमीर बना देगा या इसलिए क्योंकि सोसाइटी का प्रेशर है, तो एक बार ठहर जाइए। आप अपने आप से पूछिए कि आप वो 20 साल की आज़ादी बेचने को तैयार हैं। पैसा वापस आ सकता है पर वो 20 साल की जवानी और वो रिस्क लेने की फ्लेक्सिबिलिटी कभी वापस नहीं आएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता घर से होकर नहीं गुजरता, वो गुजरता है सही एलोकेशन और होशमंद फैसलों से। घर को अपनी पहचान मत बनाइए। घर एक जगह है जहां आप रहते हो, वो आपकी पूरी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। याद रखिए, सबसे महंगा घर वो नहीं होता जिसकी ईएमआई सबसे ज्यादा है, बल्कि वो होता है जिसकी वजह से आपने अपने बड़े सपने देखना छोड़ दिया। अगली बार जब आप किसी प्रॉपर्टी के ब्राउचर को देखें तो सिर्फ उसमें बने स्विमिंग पूल और बालकनी को मत देखिए, उसके पीछे छुपे हुए उन 20 सालों को भी देखो जो आपको उसके बदले देने पड़ेंगे। फैसला आपका है क्योंकि लाइफ आपकी है। दुनिया का सबसे बड़ा एसेट एक घर नहीं बल्कि एक ऐसा दिमाग है जो भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखता हो। तो यहाँ होता है वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ।